Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. Avinash Manikpuri hashtag Social Studies. And now आज का जो हमारा डिस्कशन है वो क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 16 का पार्ट सेकेंड है. ठीक है, आप चैप्टर नंबर 16 का नाम देख लें. क्या नाम है? रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने डिस्कशन कर लिया था जहां पर हमने द नीड फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में स्टडी कर लिया था. आज हम देखेंगे 16.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल रूरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में. ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के. ठीक है, ये पार्ट सेकेंड होगा जहां पर देखिए सबसे फर्स्ट लिखा है कि टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू द एडल्ट मेंबर ऑफ ईच फैमिली लिविंग इन रूरल एरियाज हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड लेबर. ठीक है, कि यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लिखा है कि कम से कम, ठीक है, एक फैमिली के एडल्ट मेंबर को 100 डेज का रोजगार दिया जाए. ठीक है, जो कि अनस्किल्ड लेबर करने के लिए, अनस्किल्ड वर्क करने के लिए प्रिपेयर हो. सबसे पहले अनस्किल्ड का वर्क समझ लें. अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्क जिसके लिए किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर गड्ढा खोदना है. ठीक है, तो उस गड्ढा खोदने के लिए मुझे स्किल की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैं कुदाली उठाऊंगा, फारा उठाऊंगा, ठीक है, और गड्ढा खोद सकता हूँ. लेकिन यदि मुझे ये बोल दिया जाए कि यार ये कंप्यूटर बिगड़ा हुआ है, आपको उसको बनाना है, तो उस कंप्यूटर को बनाने के लिए मुझे स्किल की ज़रूरत होगी. ठीक है, यदि वो स्किल मेरे पास नहीं है, वो टैलेंट मेरे पास नहीं है, तो मैं बिगड़े हुए कंप्यूटर को नहीं बना सकता. ठीक है, तो ये होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क. तो जो इस गारंटी स्कीम के तहत जो वर्क निकाले जाते हैं वो अनस्किल्ड वर्क होते हैं, कि कोई भी बंदा है, ठीक है, वो अनस्किल्ड वर्क करने के लिए यदि प्रिपेयर है, तैयार है, तो वो ये वर्क कर सकता है. एंड सेकेंड नंबर पर है टू क्रिएट परमानेंट असिस्ट इन रूरल एरियाज. परमानेंट असिस्ट का मतलब होता है एक परमानेंट संपत्ति. ठीक है, जैसे गांव में तालाब खोदना है, तो तालाब ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ही यूज़ करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि तालाब को उठा के घर ले जा सकता है. ठीक है, वो एक परमानेंट असिस्ट है जो गांव के लोगों के लिए गांव में बनाया जाता है. इस तरीके से गांव में बहुत सारे काम होते हैं जो इस स्कीम के तहत निकाले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सड़कों का बनना, पुल का बनना, तालाब का बनना, कुएं का बनना, खेतों का निर्माण कराना. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं परमानेंट असिस्ट के. अब हम आते हैं 16.63 में, जहां पर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. की इस रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी विशेषताएं क्या है. तो सबसे फर्स्ट लिखा है यहाँ पर कि अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है, कि इस स्कीम के तहत, ठीक है, कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि पहले आओ पहले पाओ, कि जो पहले आएगा उसको पहले काम दिया जाएगा. सेकेंड नंबर पर है कि एम्प्लॉयमेंट इज गिवन ऑन वर्क विच आर ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द एरिया और न्यू वर्क्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेल्फ ऑफ स्कीम prepared at the panchayat level and people are employed there. Beside employment can also be given on works implemented by other agencies. ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि employment is given on work which are already going, कि यहाँ पर employment किस वर्क पर दिया जाता है कि जो पंचायत लेवल पर ऑलरेडी वर्क यदि पहले से चल रहा होता है तो उस पर भी वर्क दिया जा सकता है. और दूसरी चीज़ क्या लिखा है कि फ्रॉम द सेल्फ ऑफ स्कीम प्रिपेयर्ड एट द पंचायत लेवल, और कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा वर्क जो पंचायत लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है उस पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. एंड नेक्स्ट लिखा है कि बिसाइड एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो बी गिवन ऑन वर्क इम्प्लीमेंटेड बाय अदर एजेंसीज, और कोई अदर एजेंसीज जो हैं वो भी यदि गाँव में काम कराना चाहती हैं तो उसके तहत भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. नेक्स्ट नंबर पर लिखा है कि वाइल प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज़ बॉर्न in mind that the work site is within 5 किलोमीटर रेडियस from the resident of the applicant. ठीक है, कि सबसे पहले लिखा है कि ये ध्यान में रखा जाता है बात कि यदि कोई काम है तो बेसिकली उस जिस गांव का बंदा है जो काम करना चाहता है तो वो काम जो है वो गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान में दिया जाता है. फिर लिखा कि इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड वर्क विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर देन द जनपद पंचायत प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड an additional amount of extent of 10% of the minimum wages is paid to the applicant over the above the minimum wages. ठीक है, कि यदि किसी कारणवश 5 किलोमीटर की रेडियस में काम नहीं मिल पा रहा है एप्लीकेंट को, तो जनपद पंचायत जो है, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा देती है मिनिमम वेजेस का.
ठीक है, जो मिनिमम वेजेस होता है उसका 10% एक्स्ट्रा देती है ताकि आने जाने का जो किराया है, जो खर्च है, वो एप्लीकेंट को दिया जा सके। नेक्स्ट नंबर पर है कि वुमेन आर गिवन प्रेफरेंस वाइल गिविंग एम्प्लॉयमेंट, देयर इज अ प्रोविजन इन द स्कीम दैट 1/3 ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड और वुमेन। ठीक है, कि वुमेन्स के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया कि वुमेन्स की जो मात्रा है, ठीक है, कि वुमेन्स कितने होंगे किसी भी वर्किंग प्लेस पर, तो 1/3 यानी लगभग 33% जो वर्कर्स हैं वो वुमेन होंगे। ये रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट नंबर पर कि ओल्ड, इन्फर्म एंड डिसेबल पीपल इफ अप्लाई फॉर लेबर देन दे आर प्रोवाइडेड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड कैपेसिटी, दस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द पीपल। ठीक है, कि इस स्कीम के तहत जो एम्प्लॉयमेंट है वो सभी लोगों को देना है। तो यदि कोई ओल्ड, इन्फॉर्म या डिसेबल, यानी ओल्ड यानी बूढ़ा, इन्फॉर्म यानी कमज़ोर, डिसेबल यानी कि यदि कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, ठीक है, उनको हम डिसेबल पर्सन बोलते हैं, कि यदि ये लोग काम मांगने आते हैं तो आप इनको काम देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्कीम है गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द ऑल पीपल की सबके लिए। हाँ, लेकिन जब इस तरीके से पर्सन यहाँ काम करने आएंगे तो उनके वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको काम देना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एवरी वर्कर इज इंटाइटल्ड टू द मिनिमम वेज फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अ competent ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948. नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन द रेट्स ऑफ वेजेस पेड टू मैन एंड वुमेन. वेजेस आर पेड वीकली और मैक्सिमम और 14th बेसिस, ठीक है, फोर्टनाइटली बेसिस। कि यहाँ पर लिखा है कि हर किसी वर्कर को मिनिमम वेज जो तय किया है स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा। किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मैन और वुमेन्स के बीच में। ठीक है, यदि कोई ऑफिसर इस तरीके से करता पाया गया तो उसके लिए मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत जो भी सज़ा उसके लिए है, जो भी पनिशमेंट उस पर लिखा गया है, तो उसके तहत कार्रवाई होगी। और लिखा कि वेजेस आर पेड वीकली, या तो आप वीकली दीजिए या मैक्सिमम ऑन फोर्टनाइटली, यानी या तो 7 दिन में दीजिए या 14 दिन में दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि देयर इज अ प्रोविजंस फॉर फ्री ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग द वर्क एंड कंपनसेशन इज गिवन फॉर डिसेबिलिटी और डेथ ड्यूरिंग द वर्क। कि यदि किसी तरीके से किसी को कोई इंजरी होती है काम करने के दौरान, डिसेबिलिटी होती है या डेथ हो जाती है, तो इनके लिए प्रोविजंस किया गया है कंपनसेशन का, कि कंपनसेशन ऐसे लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द स्कीम ऑफ वर्क टेकन अप रिलेटेड टू वाटर, फॉरेस्ट, land and agriculture or construction and improvement repairs of road, there is an ban on giving the work on contract। कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम होते हैं वो निकालने के लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो वर्क जो दिया यहाँ पर किया जाता है वो होता है वाटर से रिलेटेड वर्क, फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्क, लैंड से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, इम्प्रूवमेंट रोड के लिए, रिपेयर के लिए रोड्स के, इस टाइप से वर्क यहाँ पर निकाले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अंडर द स्कीम यूज ऑफ लेबर सेविंग displacing machine in prohibited but it is ensured that the quality and safety standard are maintained। ठीक है, कि यहाँ पर लेबर सेविंग की बात की गई, यानी मशीन्स के यूज़ को प्रोहिबिटेड किया गया है। ठीक है, कि मशीन का यूज़ नहीं कर सकते काम में आप, यहाँ पर आप सिर्फ लेबर्स लगाएंगे, क्योंकि मशीन जो है, ठीक है, 50 से 100 आदमियों का काम एक साथ कर देगा। और इससे क्या होगा कि मशीन तो काम कर देगा लेकिन वो 50 से 100 लोग बेरोजगार हो जाएंगे जिनके लिए ये काम निकाला गया है। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाता है कि क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो। नेक्स्ट लिखा है कि देयर इज अ प्रोविजंस ऑफ सोशल ऑडिट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द वर्क। ठीक है, सोशल ऑडिट की बात की गई कि सोशल ऑडिट, जिसके बारे में हम आगे अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सोशल ऑडिट क्या होता है। ठीक है, और पीपल्स की पार्टिसिपेशन की, वर्क में सारे पीपल पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है टू सुपरवाइज and keep an eye on proper implementation of the work, there is a vigilance and evaluation committee in the village। कि इन वर्क पर प्रॉपर ध्यान देने के लिए विजिलेंस कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, और साथ में लिखा है कि विलेज, इन दिस विलेज दिस कमेटी सुपरवाइज एंड इंस्पेक्ट द वर्क। द ग्राम सभा विल सुपरवाइज एंड इंक्वायरी एज टू व्हाट वर्क हैव बीन डन, हाउ मेनी लेबर्स वर एम्प्लॉयड एंड वेदर ऑल द वर्कर्स वर पेड प्रॉपर वेजेस। ठीक है, तो ग्राम सभा भी सुपरवाइज करती है, ठीक है, इंक्वायरी करती है कि कौन सा काम निकाला गया है, कितना काम किया जा चुका है, कितने लेबर्स एम्प्लॉयड हैं और सारे लेबर्स को पेमेंट दिया गया या नहीं दिया गया। फिर है अरेंजमेंट आर मेड टू मेक अवेलेबल टू द पीपल ऑल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू वर्क फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन सारे के डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन भी किया जाता है कि कौन कौन काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जिसका नाम लिखा है पर वो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर है 16.4 जहाँ पर है मेन फीचर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, की स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है कि प्रोसीजर टू प्रोक्योर वर्क, की वर्क के लिए क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि ऑल एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली लिविंग इन रूरल एरियाज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर eligible to get benefit this scheme. Under the scheme, a family shall be eligible to get work for 100 days in one financial year. कि वन फाइनेंशियल ईयर पर फैमिली के किसी एडल्ट मेंबर को या फैमिली को 100 डेज का रोजगार दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफाई करती है कि कौन इस काम के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम होता है वो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर यहाँ लिखा कि अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क द 100 डेज वर्क में बी डिवाइडेड एमंग ऑल द एडल्ट वर्कर्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, 3 एडल्ट मेंबर हैं, तो 100 डेज का रोजगार एक फैमिली मेंबर के लिए निकाला गया है। लेकिन यदि वो तीनों काम करना चाहते हैं तो 100 डेज के वर्क को तीनों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। Thus, all the adult members of registered family who apply for work shall be eligible to get employment up to a period of 100 days. For obtaining employment is necessary that, ठीक है, कि फैमिली मेंबर के सारे फैमिली के सारे एडल्ट मेंबर जो अप्लाई इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं वर्क के लिए कि 100 डेज का वर्क उनको मिलेगा। ठीक है, चाहे तो फिर वो एक फैमिली के सारे मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ लिखा कि फॉर ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट, कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट लिखा है द फैमिली शुड बी लोकल रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत, की जो फैमिली है वो ग्राम पंचायत की लोकल रेसिडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर से आए हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए गाँव में गए हैं और उस गाँव में आप काम ढूंढ लें या फिर आपका जॉब कार्ड बन जाए और आप काम करने लगें, तो ऐसा नहीं हो सकता। कि जो फैमिली जो है वो रेजिडेंट होनी चाहिए ग्राम पंचायत की। दूसरी लिखी है कि द फैमिली शुड बी रजिस्टर्ड इन द लोकल ग्राम पंचायत। ठीक है, और ग्राम पंचायत पर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए फैमिली का नाम। थर्ड नंबर पर द फैमिली शुड ऑब्टेन अ जॉब कार्ड फ्रॉम द ग्राम पंचायत, कि फैमिली को जॉब कार्ड भी मिलना चाहिए। ठीक है, जॉब कार्ड भी होना चाहिए जो ग्राम पंचायत इशू करती है। फोर्थ नंबर पर है द फैमिली शुड अप्लाई फॉर वर्क एज अनस्किल्ड वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब कार्ड। ठीक है, वही जो हमने पहले बात की कि अनस्किल्ड वर्क के लिए प्रिपेयर होना चाहिए तभी आपको काम मिलेगा। एंड फिफ्थ नंबर है फैमिली शुड बी रेडी टू वर्क एज अनस्किल्ड लेबरर्स, की जो फैमिली है वो रेडी होना चाहिए अनस्किल्ड वर्क के लिए। ये नहीं है कि भैया आप 10वीं पढ़ लें, आप 12वीं पढ़ें और आपसे बोला जाए गड्ढा खोदो तो बोलेंगे नहीं हम तो पढ़े लिखे हम नहीं कर सकते। तो ये नहीं होना चाहिए, अनस्किल्ड वर्क के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ऐसे जगह पर काम करना चाहते हैं, इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपसे गड्ढे भी खुदवाए जाएंगे, रोड भी बनवाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी काम अनस्किल्ड होता है वो सारे कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि ऑल द एडल्ट मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैमिली ऑफ द ग्राम पंचायत टू हुम जॉब कार्ड हैव बीन इशूड विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनस्किल्ड वर्क, की जो लोग अनस्किल्ड वर्क के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको ग्राम पंचायत जॉब कार्ड अवेलेबल करा देती है। देखिए ये जॉब कार्ड का मतलब समझ लें कि जॉब कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो ग्राम पंचायत फैमिली के या फिर गांव के एडल्ट मेंबर्स को अवेलेबल कराती है ताकि उस जॉब कार्ड को दिखाकर इस स्कीम के तहत कोई भी काम जो है वो किया जा सके। ठीक है, बेसिकली ये एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें एप्लीकेंट का नाम, पता, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, और इसके तहत फिर ये काम दिया जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि जॉब कार्ड के बारे में, कि जॉब कार्ड के बारे में समझ लें कि जॉब कार्ड का क्या होता है। कि लिखा कि अ जॉब कार्ड इज इशूड टू रजिस्टर्ड फैमिली इन विच ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फैमिली इज गिवन। द जॉब कार्ड इज वैलिड फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशूड एंड इज रिन्यूड बाय द ग्राम पंचायत विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ये बोला कि जॉब कार्ड जो रजिस्टर्ड फैमिली को दिया जाता है जिस पर रजिस्टर्ड फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जॉब कार्ड जिस डेट में इशू किया जाता है उससे 5 साल तक ये वैलिड होता है, फिर उसके बाद इसको रिन्यू करता है ग्राम पंचायत। ठीक है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, की जिस डेट में ये एक्सपायर हुआ है, ठीक है, उससे 1 मंथ तक ग्राम पंचायत इसको रिन्यू कर सकता है। ये देखिए इस जॉब कार्ड के सबसे नीचे आपको वैधता अवधि दिख रही होगी, हिंदी में लिखा है 2007-8 to 11-12, यानी ये 5 साल की वैधता अवधि है। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे सेकंड नंबर पर लिखा है कि द जॉब कार्ड इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ BPL सर्वे। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये जॉब कार्ड इशू कराया जाता है। एक सर्वे होता है जहाँ से ये पता चलता है कि कौन कौन BPL से नीचे हैं। द ग्राम पंचायत इज कम्पिटेंट टू मेक एनी चेंज इन द जॉब कार्ड। ठीक है, ग्राम पंचायत जॉब कार्ड में कोई भी चेंजेस कर सकती है। सेकेंड नेक्स्ट नंबर पर है इफ द कार्ड इज लॉस्ट और मल्टीलेटेड अ न्यू कार्ड कैन बी ऑब्टेन ऑन
पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, यदि आपका कार्ड गुम जाता है या ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो ये फिर से ऑब्टेन करने के लिए एक प्रिस्क्राइब फीस होती है जो गवर्नमेंट रखती है कि एक जॉब कार्ड के लिए कितनी फीस लगेगी, तो वो फीस ग्राम पंचायत में जमा करने के बाद पंचायत जो है फिर से आपको अवेलेबल करा देती है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो जो ये नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो पे देखेंगे, जहाँ पर हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ऑन वर्क साइड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड रेट, रोल ऑफ द ग्राम पंचायत, जनपद, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।